तो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस प्रभात। अब हम रिवीजन की सीरीज़ में सबसे पहला लेक्चर आज देखेंगे। तो हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए। हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 30-30 मिनट की क्लास रहेगी, हर चैप्टर को 30 मिनट में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप निफिक्र रहें और आसानी से आपको समझा दिया जाएगा। तो आप ध्यान दें। तो हम जो है नोट्स का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और इसको पढ़ो। मैंने हर पॉइंट का ध्यान रखा हुआ है नोट्स बनाने के समय कि एनसीईआरटी का भी एक भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है। और बाकी मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो नोट्स को एक्सप्लेनेशन भी आप सुन लो और इसकी पीडीएफ आप प्रिंट भी कर लो या डाउनलोड करके रख लो मोबाइल में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहीं पे अपने डाउट को पोस्ट करो, आपको आंसर जल्द से जल्द मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये बताना है हमें। तो देखो, एक तो पहला स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट मीन्स भैया ये वो वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट है क्या, सॉलिड लिक्विड गैस। कभी सॉलिड से गैस में चला गया, कभी लिक्विड से गैस में चला गया, कभी गैस से सॉलिड में आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। या चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया ब्लू से ग्रीन, ऐसा वैसा। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस इवॉल्व हुआ या टेम्परेचर चेंज हुआ। तो इस सब से हमें क्या पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है भैया, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब चलो कि देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का हो सकता है और दूसरी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये तो आप जानते ही हो, वो बताने की ज़रूरत है नहीं। क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है। अब क्यों होता है केमिकल रिएक्शन, स्टेबल होने के लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, देखो सोडियम के पास क्या था 281 और क्लोरीन के पास क्या था 287। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी ये 8 फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरीन पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा इसकी वैलेंसी। तो ये क्या होगा, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है तो ये क्लोरीन को डोनेट कर देगा, तो NaCl बन जाएगा। इसी तरह रिएक्शन होता है, ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया कि रिएक्शन क्यों होता है। तो स्टेबल करने के लिए रिएक्शन होता है, ठीक है। हाँ समझ गए भैया रिएक्शन क्यों होता है। अब चलो अब आगे बढ़ो आप भैया और केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आप सिखाओ। तो चलो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो, केमिकल रिएक्शन को आप लिखो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि आप ये लिख लो कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लिख लो और नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लो। हाँ भैया, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लिए। किधर किधर, एक तो LHS में और एक RHS में। LHS मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड, और RHS मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड, हुआ ना। तो हम काउंट कर लिए, जैसे Fe का 1 है, इधर 3 है, तो अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि H को बैलेंस करने के लिए, यहाँ H2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 4 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं। लेकिन भैया अब हाइड्रोजन में दिक्कत आ जाएगा। तो अब क्या किया हमने, इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसमें और चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में। तो यहाँ बेसिकली 5 टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक दूसरे से जुटता है, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुट गया और एक हो गया, ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया। डिकम्पोजिशन में कॉम्बिनेशन के जस्ट उल्टा, एक से टूट के 2 हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, एक को हटा के दूसरा आ गया, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के में क्या हुआ कि एक को हटा के दूसरा, दूसरे को हटा के पहला, मीन्स रिवर्स, क्रिस क्रॉस खेल गया, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया दोनों में, घोच पौच। अब फिर रेडॉक्स में क्या हुआ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। भैया समझ में नहीं आ रहा, चलो आगे सीख के सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो A कंबाइन किया B से, AB बना। ये सब में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, ये एक कंपाउंड A है जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है और वाटर में
डिसॉल्व होता है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। और बहुत सारा हीट भी इवॉल्व होता है और कंपाउंड बी का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो कैसे होगा। ये एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। याद करो क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिकली चूना होता है। चूना जानते हो ना, वॉल पेंट करने के काम आता है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले वाटर मिलाते हैं। वाटर जब मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो स्लेक्ट लाइम बन जाता है। स्लेक्ट लाइम मीन्स अब पेंट करने के लायक हो गया। तो ये क्या था, क्विक लाइम। ये क्या है, क्विक लाइम। याद रखना इसका दूसरा नाम आ जाता है एग्जाम में, क्विक लाइम। और ये क्या है, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो ये क्विक लाइम से स्लेक्ट लाइम में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखो कि यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है कि ये क्विक लाइम है, ये स्लेक्ट लाइम है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप नोट्स अच्छे से ध्यान से पढ़ो, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा, आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा, मैं ये बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब ये चलते हैं, ये बॉक्स वाला चीज़ देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। बताया ना कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है या स्लेक्ट लाइम जो है ये वाइट वॉशिंग में काम आता है। वाइट वॉशिंग मतलब दीवार को पेंट करने में। और क्या होता है, जब आपने दीवार पेंट कर दिया, अब क्या होगा कि एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ भैया, कार्बन डाइऑक्साइड तो है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और शाइनी फिनिश दे देगा। पहले तो गीला था, सूखा हुआ नहीं था। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अब क्या हो गया, सॉलिड बन गया और उसके साथ ये शाइनी फिनिश दे दिया। यही है CaCO3। और H2O क्या है, पानी बन के उड़ गया। ठीक है ना। तो हाँ भैया, हमें समझ में आ गया। अब आप आगे चलो, तो ये देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम, इंटरेस्टिंग बात है कि ये CaCO3 जो है मार्बल का भी फॉर्मूला है। देख लो यहाँ, मार्बल को भी CaCO3 बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, लाइमस्टोन और मार्बल का। हाँ भैया, आप आगे चलो, हम याद रख लेंगे। तो अब चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ एग्जाम्पल दो तो भैया। तो देखो कोल क्या है, कोल कार्बन है। कोल को जलाते हो तो क्या देखे होगे कभी, फैन करना पड़ता है ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो वो फैन इसलिए करना पड़ता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर क्या होता है, धुआं धुआं हो जाता है, माहौल धुआं धुआं हो गया। तो ये क्या हो गया, बर्निंग ऑफ कोल। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया और क्या बना, वाटर। ठीक है भैया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन किया तो वाटर बना। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है भैया, हाँ भैया हम जानते हैं, क्या हीट निकलता है ना इसमें। हाँ, वही हीट निकलने वाला रिएक्शन को ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये क्या है, मीथेन। मीथेन कहाँ यूज होता है भाई, मीथेन ये भैया कहाँ यूज होता है, सुना सुना लग रहा है। ये गैस में यूज होता है, गैस सिलेंडर में। ठीक है ना। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये नेचुरल गैस, और एग्जाम्पल इसका CNG भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहाँ आता है, आजकल व्हीकल्स में भी काम आ रहे हैं CNG। हाँ भैया, ठीक है। तो चलो, वाइज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब तुम सांस लेके देखो, उसके बाद छोड़ के देखो, छोड़ के देखा भैया ये तो गर्म लग रहा है, अरे यार एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हाँ भैया हीट निकलता है। तो गर्म लगा, हीट निकला, तो क्या वो एक्सोथर्मिक नहीं है। हाँ भैया, हम तो होशियार हो गए भैया। अरे तुम पहले से ही होशियार थे। चलो ठीक है। तो द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, खाना लिए, फूड इनटेक करा आपने, तो क्या हुआ, वहाँ पे ग्लूकोज का प्रेजेंस होगा। ठीक है, ग्लूकोज में टूट जाता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन कहाँ से आया भैया, जो तुमने इनहेल करा वही तो रेस्पिरेशन है।
ठीक है। अब उसके बाद तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी का तुमने यूज़ कर लिया और ये वाटर को तुमने एक्सक्रीट मटेरियल के थ्रू रिलीज कर दिया। और उसके बाद CO2 क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तुमने रिलीज कर दिया इन्वायरमेंट में। अब चलो, अब चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो डिकम्पोजिशन क्या बोले थे, एक को तोड़ के दो बन जाएगा। डिकम्पोजिशन में एक को तोड़ के दो बन जाता है, एक था दो बन गया, ठीक है। तो अब चलो, ये दिमाग में याद रखने वाली बात है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल देते हैं। कभी कभी दे देगा कि बैलेंस दिस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, या दे देगा व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो कंफ्यूज मत होना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब चलो आगे। तो फेरस सल्फेट को जब रिएक्शन करवाए किससे, हीट कर दिए, सिर्फ रिएक्शन नहीं हीट करे बेसिकली। तो सिर्फ फेरस सल्फेट को हीट करा तो क्या मिल गया, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। हाँ भैया, हमें समझ में आ गया। अब चलो आगे, ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अब चलो थर्मल डिकम्पोजिशन, ये ऊपर वाला भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही था। ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या, पहले आपने तो बताया ही नहीं भैया, तो चलो बता देता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, हीट करके तोड़ना, हीट कर दिए और उसके बाद टूट गया, ठीक है। एक सब्सटेंस था, उसको हीट किया, दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब देखो कैसे, COC था, CaCO3 था, लाइमस्टोन, यही तो अभी बताया था। CaCO3 को हीट करा आपने तो क्या बन गया, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भैया। अब देखो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, सीमेंट की फैक्ट्री में ये बहुत काम आता है, लाइमस्टोन वाला, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब चलते हैं, लेड नाइट्रेट का हीटिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। अब देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। एक तो अभी पहला हमने क्या देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल में क्या, हीट का। इसमें क्या देखा, तो जब आप FeSO4 को तोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब चलिए देखते हैं क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है भैया, सनलाइट के मेथड से ब्रेक करना। क्या, सनलाइट किसी चीज पे पड़ा तो वो क्या हो गया, एक से दो में कन्वर्ट हो गया। चलो देखते हैं कैसे। ये सिल्वर क्लोराइड था, इसको क्या हुआ, सनलाइट में एक्सपोज किया। ये एक एक्टिविटी भी है, नीचे अभी देखेंगे, एक्टिविटी भी देखेंगे हम, तो सारे एक्टिविटी भी हम कवर कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया। अब चलो यहाँ देखो, सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों रिएक्शन जो हैं, दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब देखो, सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट डाले इस पे तो सिल्वर और ब्रोमीन बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और सबसे पहले बात देख लो, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट फोटो आता था, तो उसमें पहले क्या होता था, पहले ये करते थे, फिर उसके बाद सूखता था, बहुत टाइम लगता था। वही वाला ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यही दोनों रिएक्शन है उसका, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोला था कि एक को हटा के दूसरा वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, उसका पत्ता साफ कर रहा है, सीधा समझो तो क्या हुआ कि एक आयरन नेल को हमने डीप करा था एक सॉल्यूशन में, यहाँ पे एक सॉल्यूशन था, ठीक है, एक सॉल्यूशन था, इसमें दो नील डिप कर दिया। ये क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था, NCERT में भी दिया हुआ है। तो CuSO4 का सॉल्यूशन था, तो इसमें हमने जब डीप करा तो क्या हुआ आयरन नेल को, कि आयरन नेल का कलर चेंज हो गया। क्या हुआ, ये जादू कैसे हो गया भैया, आयरन नेल का कलर चेंज, हाँ, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया। हाँ, ये फेड मीन्स क्या होता है भैया, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो, कलर उड़ गया भाई, कलर उड़ गया। तो भैया ये कौन से कलर का था, पहले ये बता दो तो। पहले ब्लू कलर का था, CuSO4 पहले ब्लू कलर का था, अब ये कौन से कलर का हो गया भैया,
तो ये फेड हो गया, मतलब इसका कलर उड़ गया, तो लगभग समझो वाइट कलर का, ठीक है ना। तो हल्का ग्रीन कलर का होता है, हल्का वाइट और ग्रीन के बीच में, बहुत हल्का ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ FeSO4 जो है आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे होगा, अब क्या बचेगा, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा ये, और ये कॉपर का लेयर इस नेल पे चढ़ गया, इसीलिए ये ब्राउन कलर का हो गया। ओह अच्छा, इसीलिए ये नेल ब्राउन हो गया, हाँ ठीक है। अब नीचे भी देखेंगे, ये एक्टिविटी भी है, इसलिए नीचे भी अभी मिलेगा आपको, तो चिंता मत करो, ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हूँ। अब देखो इसी तरह सिंपली जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो ZnSO4। जिंक ने क्या करा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस, कॉपर को हटा के बोला हट मैं आ रहा हूँ, तो आ गया जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर हट गया, और लेड अब डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर क्लोराइड से, और क्या बना लिया, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। हाँ भैया, तो अब आगे बढ़ो और बताओ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये हमें समझ में भी नहीं आता है भैया, अच्छे से बताना थोड़ा। चलो अच्छा से ही बताऊंगा यार। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 उंगली था, यहाँ पे 2 उंगली था, अब क्या हुआ, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। पहले ये दोनों साथ था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये दोनों साथ साथ हो गए, है ना। तो समझ में आ गया भैया हमें, आपने बहुत अच्छे से दिखा दिया। तो चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई, वो थोड़ी एग्जाम में आएगा फिंगर, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते, तो क्या है कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4, और बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है भैया। अब ये देखो कि बेरियम सल्फेट जो होता है प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया, अरे कुछ नहीं, नीचे जाके बैठ जाता है, मीन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा और नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया, नीचे जाके बैठ जाएगा, मतलब समझ गए हम। ये कौन सी कलर का होगा बता दो तो भैया, तो ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड वही सॉल्ट, हाँ नमक, वही खाने वाला, हाँ नमक बनता है और उसके साथ साथ, ठीक है। अब खा मत जाना, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर एंड होने वाला है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होता है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन को या तो छोड़ दें भैया, या तो ऑक्सीजन को गेन कर लें, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, तीनों ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है भैया। हमें समझ में आ गया कि हाइड्रोजन को रिलीज कर दें, या तो ऑक्सीजन को गेन कर लें, या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, तो तीनों सेम चीज हो जाएगा, क्या, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट, हाइड्रोजन को गेन कर लो, ऑक्सीजन को लूज कर दो, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हाँ भैया समझ में आ गया। तो देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हीट कर दिए उसको, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। हाँ भैया, अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन देखो H2 के साथ, तो क्या बना, Cu+H2O। तो अब देखो इसमें कि H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो H2O बन रहा है, तो क्या हुआ कि H2 का ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, H2O बना। तो ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का। हाँ भैया, अब हमें समझ में आ गया, पहले हमें समझ में ही नहीं आता था ऑक्सीडेशन क्या, किसका ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, क्वेश्चन आ जाते थे मेरे को समझ में नहीं आता था, अब समझ में आएगा। हाँ भैया, क्या हमने क्या बोला कि देखो इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट जा रहा है तो वाटर बन रहा है, हाँ, तो मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। हाँ भैया, अब देखो कॉपर ऑक्साइड था पहले, हाँ भैया था, देखो इसका ऑक्सीजन हट के कॉपर बन जा रहा है, हाँ भैया, तो क्या ये रिड्यूस हो रहा है, देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा कहलाता था रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये क्या बन गया, रिडक्शन हुआ। हाँ भैया, रिडक्शन हुआ। उसी तरह इसमें देखो ये MnO2 वाला में देखो क्या हो रहा है कि MnO2 रिड्यूस हो रहा है। हाँ भैया, कैसे, ऑक्सीजन हट रहा है, देखो हाँ ऑक्सीजन हट रहा है भैया, और
क्लोरीन लग रहा है। तो ये देखो ऑक्सीजन हटने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं कि नहीं, हाँ रिडक्शन हो रहा है भैया। अब ये देखो HCl में H हट रहा है, तो H का हटना को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है भैया। तो ऑक्सीडेशन हुआ, हाँ भैया अब तो हमें सब समझ में आ गया। इसी तरह अब सब देख लेना। अब उसके बाद देखते हैं क्या कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या होता है कि जब एयर में एक्सपोज कर दोगे कोई चीज़ को तो उसकी मटेरियल की क्वालिटी खराब हो जाती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी खराब होने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा रस्टिंग। ठीक है, क्या रस्टिंग क्या होता है कि लोहे को या कोई मेटेलिक सब्सटेंस को तुम एयर में एक्सपोज कर दो, मीन्स एयर में खुला छोड़ दो, तो क्या होता है देखोगे जंग लग जाएगा, खास करके आयरन में। ठीक है, तो क्या होता है रस्टिंग हो जाता है आयरन का। तो अब देखते हैं उसकी कि कोरोजन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि बिल्डिंग को, बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा देता है भाई वो। ठीक है, हाँ भैया वो तो हमें पता है। और उसके साथ साथ क्या है, पुल वगैरह भी गिर जाते हैं। फिर मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, या सल्फाइड बन जाता है, या तो कार्बोनेट बन जाता है। और मोस्ट एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने बताया ही। आयरन कोरोड्स व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। बोले थे ब्राउन फ्लेक, फ्लेक मीन्स क्या होता है, फ्लेक खाया होगा कॉर्न फ्लेक वगैरह, तो उसमें क्या होता है छोटा छोटा बुरादा जैसा बन जाता है, मीन्स एक तरह से समझो पाउडर बन जाता है। ठीक है, रस्ट को ऐसे लिखते हैं Fe2O3 2H2O। रस्टिंग कैसे होता है देखते हैं, या तो एयर की प्रेजेंस रहे, प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, और प्रेजेंस ऑफ वाटर में, ये दोनों होगा तभी रस्टिंग होगा। ठीक है, एक एक्टिविटी भी है शायद एसिड बेस एंड सॉल्ट में है कि इसी में है। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको बताना है कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के रस्टिंग नहीं हो सकता है, या बिना वाटर के प्रेजेंस के भी रस्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रस्टिंग होने के लिए एयर और वाटर दोनों की प्रेजेंस नेसेसरी है। ठीक है, तो हाँ भैया हमें समझ में आ गया कि रस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब चलो अब सबसे लास्ट टॉपिक देखते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, सड़ गया। ठीक है, खाने का सब्सटेंस सड़ गया, सीधा समझो। वेजिटेबल को आपने देखा होगा क्या कि अगर वेजिटेबल को 2-3 दिन रख दो तो क्या होता है, स्मेल आने लगते हैं, बैड स्मेल आने लगते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो देखो ये खास करके किस में होता है, ऑयली सब्सटेंस में, ऑयली सब्सटेंस में। ठीक है, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। अब ये एक्सपोज कर देते हो एयर में इसलिए होता है। लेकिन अब क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सामान तुम लाते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं कि इसे टाइट पैकेट में रखना बाबू। तो क्या हुआ, टाइट पैकेट में क्यों रखते हैं भाई, एयर से ऑक्सीडाइज ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए, तो देखो वही होगा, रेंसिडिटी का प्रिवेंशन कैसे होगा, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो उसमें। ठीक है, या उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस में। चिप्स का पैकेट देखा होगा आपने, चिप्स के पैकेट में क्या रहता है, गैस भरा हुआ रहता है नाइट्रोजन वाला। तो वो क्यों रहता है, इसीलिए कि चिप्स रहता है क्या, ऑयली रहता है, मीन्स ऑयल तो यूज़ होगा ना चिप्स बनाने में, तो उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। या सामान को, कोई भी चीज़, सब्जी को ज़्यादा दिन चलाना है तो क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर में रख देते हो कि नहीं, फ्रिज में। हाँ, तो वो भी इसीलिए होता है। और कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, या लाइट से दूर रखो उसको। हाँ भैया हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं एक्टिविटी की ओर। ठीक है, अब एनसीईआरटी की एक्टिविटी देखते हैं। ये देखो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया, पहले मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से घस लिया जाता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उस पर पहले से ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ हो, तो ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ होगा ना तो जलेगा नहीं आसानी से। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले हटा देते हैं। तो जब हटा के उसको जलाते हैं तो क्या होता है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसे तो कर दिया है लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है। ठीक है, तो वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब जलाए तो वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, तो MgO उसका फॉर्मूला होता है। देखो Mg + O2 गिव्स अस MgO। ठीक है,
तो मैंने रिएक्शन भी लिख रखा है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके और इसको ज़रूर पढ़ लेना, मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको। ठीक है, अब देखिए लेड नाइट्रोट को जब आप, अब दूसरा एक्टिविटी 1.2 है कि पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को क्या करें, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिला दिए। तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट को जब पोटासियम ऑक्साइड से मिलाए तो क्या बन गया, लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट। अब लेड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेट है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होगा, ये क्या है, चेंज हो जाता है कहाँ से, कलरलेस टू येलो। ये लेड आयोडाइड का कलर होगा क्या, येलो। ठीक है, समझ में आ गया, लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है, ऊपर लिखा हुआ भी है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3। तो इसमें क्या है, डाइल्यूट HCl है, H2SO4 है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मीन्स क्या होता है, छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा डाल दो, तो क्या होगा, वहाँ पे धीरे से तुम छू के देखोगे कोनिकल फ्लास्क को, तो क्या होगा, बर्थ वेसल जो है हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, मीन्स हीट का फॉर्मेशन भी होगा, और जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 गैस बनाएगा। अब H2 का चेक कैसे करते हैं, तो बताया था मैंने कि H2 पॉपिंग साउंड देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं, सब हमें मिलेगा, भी पॉपिंग साउंड वाला भी मिलेगा, सब मिलेगा, वो मिलेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 1.5 में 2 ग्राम फेरस सल्फेट को जब हमने हीट करा तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट देखो सबसे पहले ग्रीन कलर का होता है, दिमाग में रखो कि ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। अब ये क्या हुआ कि ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया फेरस ऑक्साइड बनके, और SO2 और SO3 का फॉर्मेशन हुआ। क्या किए, फेरस सल्फेट को हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करा, तो क्या हुआ, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का जो था वो टूट गया हीट करने से, और क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कौन तरह का हुआ, ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने बताया भी था। ठीक है, चलो अब देखते हैं, क्या लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा, यह देखो लेड नाइट्रेट को हीट कर रहा है, लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा तो क्या बना, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाँ हमें समझ में आ गया भैया, और यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स देखो ये निकल रहा है ना। ठीक है, हाँ भैया अब हमें समझ में आ गया। अब एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को जब एयर में एक्सपोज करोगे, मीन्स एयर में उसको छोड़ दोगे, तो सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन बन जाएगा। अब देखो ये क्या है, सिल्वर जो होता है ये ग्रे कलर का हो जाएगा। पहले ये कौन से कलर का था, पहले ये तुम्हारा था वाइट कलर का, सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का, लेकिन अब क्या हुआ कि ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि सिल्वर का फॉर्मेशन हो गया और क्लोरीन गैस निकला। अब फिर देखो, अब ये वाला मैंने तुम्हें बताया था कि आयरन सल्फेट, आयरन का नेल जब हमने कॉपर सल्फेट में डुबो दिया तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और कॉपर का लेयर चढ़ गया इस पे, आयरन का नेल पे। देखो यहाँ पे है ना, आयरन के नेल पे कॉपर का लेयर चढ़ गया और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। Fe डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और FeSO4 बना लिया। हाँ भैया हमें समझ में आ गया है, अब आप आगे चलो। ठीक है, और इसका कलर भी फेड हो गया था, ये मैंने बताया ही था। ठीक है, किसका कलर फेड हो गया भैया, तो आयरन सल्फेट का कलर फेड हो गया, ये पूरा सॉल्यूशन का कलर ही खत्म हो गया। ठीक है, अब 1.10 देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया है कि सोडियम सल्फेट में जब बेरियम क्लोराइड मिलाया, अपने सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बेरियम सल्फेट का हमने बताया था ये प्रेसिपिटेट है, कौन से कलर का, वाइट कलर का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, हाँ भैया हमें समझ में आ गया। अब देखो चाइना डिश में क्या किया, कॉपर पाउडर को आपने एक्सपोज कर दिया एयर में, तो क्या हुआ, कॉपर पाउडर होता है ब्राउन कलर का ओनली। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ,
ऑलरेडी ये क्या हुआ कि ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर, ऊपर भी लिखा हुआ था यहाँ भी लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का हो गया। तो देखो ये सब जादू ही तो है। क्या था, पहले ब्राउन था लेकिन अब क्या हो गया, ब्लैक हो गया। हाँ भैया हमें समझ में आ गया। तो अब यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अब ये अपना चैप्टर एंड हो गया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जल्द से जल्द इसको फिर से अपने से पढ़ लो, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। लेकिन इसको, और मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि इस नोट्स को जाके आप प्रिंट करवा के उसके बाद रिवाइज़ करो, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। बाकी सारे नोट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर के नोट्स हो गए हैं वहाँ पे अपलोड, और उसके साथ साथ मैं जिस जिस चैप्टर को पढ़ाता जा रहा हूँ उस चैप्टर के मैं PYQs भी अपलोड कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उसको बनाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। हाँ भैया हम ज़रूर बनाएंगे। तो चलो इसी के साथ करते हैं एंड इस वीडियो को, और तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड जस्ट चिल।